जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली शाम 6 बजे आपकी इल्यूशन जीके की क्लास होती है, तो सब लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो सब लोग जुड़ जाएं जल्दी से और क्लास को शेयर करते रहिए। जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद आपको बेल आइकन को प्रेस करना है तथा ऑल पे क्लिक करना है, ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसा लगा। क्लास की पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी है चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी है ग्रीक की सभ्यता। तो क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ग्रीक सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसकी खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में 6 बड़े नगर की खोज की गई, जिसमें आपके मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वालीवाल, धौलावीरा, राखीखड़ी और कालीबंगन शामिल है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो वहाँ की लोगों की रहन सहन था वो एक नगरीय सभ्यता थी। इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना यह है कि मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है। क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है और यहाँ पे अगर मंदिरों की बात किया जाए तो 33,000 प्राचीन मंदिर तमिलनाडु के अंदर पाया जाता है। कितने? 33,000 प्राचीन मंदिर तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 पूछ रहा है कि एक महान रोमानी नाटक कादंबरी का लेखक कौन था? एक महान रोमानी नाटक कादंबरी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए कहता है बाणभट्ट, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है भास्कर वर्धन, ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बाणभट्ट। महान रोमानी नाटक कादंबरी का लेखक बाणभट्ट है, इनके द्वारा इसकी रचना की गई है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे।
चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 पूछ रहा है कि सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया। ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंट के द्वारा, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन के द्वारा, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, या ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो आपको बताना है कि सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किसके द्वारा किया गया। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, लॉर्ड लिटन के द्वारा। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया। बात करें प्रश्न नंबर 5 की। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। ऑप्शन ए है पुलिस, ऑप्शन बी है लोक स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है भू आगम, ऑप्शन डी है जनगणना। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जनगणना को संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में केंद्र राज्य का जो संबंध है उसमें 2 तरह की सूचियां होती है। एक आपका होता है संघ सूची, एक आपका होता है राज्य सूची। संघ सूची क्या होता है? संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया जाता है जो राष्ट्रीय महत्व के तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को होता है। और राज्य सूची उन विषयों को शामिल किया जाता है जो स्थानीय महत्व के तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी इस पर कानून बना सकती है। तो यहाँ पे जनगणना जो है यह आपके संघ सूची में शामिल किया गया है और पुलिस, लोक स्वास्थ्य, भू आगम ये आपके राज्य सूची में शामिल है। संघ सूची में मूलतः 100 विषयों को शामिल किया गया है। वहीं राज्य सूची की बात करें तो यहाँ पे 66 विषयों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको संघ सूची और राज्य सूची में पता चल गया होगा कि क्या होता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 कहता है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। ऑप्शन ए कहता है पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन बी है समाजवाद, ऑप्शन सी है गणतंत्र, ऑप्शन डी है प्रजातंत्र। तो बताइए प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। तो बात करें इस प्रश्न के सही जवाब की तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, प्रजातंत्र। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है उसे प्रजातंत्र कहते हैं, वो प्रजातंत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 33 से 46, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 34 से 48, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 36 से 51 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत हमारे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो इसे आप याद रखेंगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन
किस राज्य द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो किस राज्य के द्वारा भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, बताइए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, उड़ीसा। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य के द्वारा किया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है अपक्षरण, ऑप्शन बी है गलिंग, ऑप्शन सी है क्रिप, ऑप्शन डी है प्लंकिंग। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को अपक्षरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात करें प्रश्न नंबर 10 की। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है रेडियम, ऑप्शन डी है डीजल। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, बताइए। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यूरेनियम। यूरेनियम जो है ये नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में काम करता है। बात करें प्रश्न नंबर 11 की। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए कहता है फिल्म, ऑप्शन बी है साहित्य, ऑप्शन सी है संगीत, ऑप्शन डी है नृत्य। तो बताइए व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, बताइए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, साहित्य। व्यास सम्मान जो है वो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 12 की। तो द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अश्वघोष, ऑप्शन बी है अवलोकितेश्वर, ऑप्शन सी है मैत्रेय, ऑप्शन डी है पद्म संभव। तो बताइए इनमें से किसे द्वितीय बुद्ध कहा जाता है? आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पद्म संभव को द्वितीय बुद्ध कहा जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 13 की। भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन सा है? ऑप्शन ए है मेयर, ऑप्शन बी है चेयरमैन, ऑप्शन सी है शेरिफ, या ऑप्शन डी विधानसभा सदस्य। तो बताइए भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन होता है? आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मेयर। भारत में किसी शहर का पहला नागरिक मेयर होता है। बात करें प्रश्न नंबर 14 की। निम्नलिखित में से किसको देश के वित्त का संरक्षक माना जाता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है भारत का नियंत्रक, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री, ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो बताइए निम्नलिखित में से किसको देश के वित्त का संरक्षक माना जाता है? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वित्त मंत्री। जी हाँ साथियों, देश के वित्त का संरक्षक वित्त मंत्री को माना जाता है।
बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की, जो कि आज की हमारी क्लास का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस क्रॉस रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कहता है अनुग्रह, ऑप्शन बी है चित्रकूट, ऑप्शन सी है पंचवटी और ऑप्शन डी है पीएम निवास। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पंचवटी। भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से पंचवटी के नाम से जाना जाता है। तो साथियों आज की इस क्लास में हमने जीके के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ डेली शाम 6 बजे आप इस क्लास को जरूर देखिए और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।